केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और आप ही के प्रतिनिधि, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान कलराज मिश्र जी, श्रीमान कामेश्वर सिंह जी, संसद में मेरे साथी श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री ओम प्रकाश माथुर जी, गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान उपेंद्र शुक्ल जी, श्रीमान विजय कुमार दुबे, अंतर्यामी सिंह, महेंद्र यादव जी, श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, श्रीमान श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, श्रीमान रमेश सिंह जी, श्रीमान शलभ मणि त्रिपाठी जी, और इस चुनाव में हमारे उम्मीदवार पत्थरदेवा से श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे वरिष्ठ नेता जी, इधर आइए सूर्य प्रताप जी, भाटपार रानी से श्रीमान जयनाथ कुशवाहा जी, रामपुर से श्रीमान कमलेश शुक्ल जी, सलेमपुर से श्रीमान काली प्रसाद जी, देवरिया से श्री जन्मेजय सिंह जी, बरहट से सुरेश तिवारी जी, रुद्रपुर से जयप्रकाश निषाद जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत माता की, भारत माता की। जहां भी मेरी नजर पहुंचती है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं उस खेत के उस पार भी इतनी बड़ी मात्रा में लोग खड़े हैं, शायद उनको तो सुनाई भी नहीं देता होगा, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में आप हमें आशीर्वाद देने आए, हमारे उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए। भारतीय जनता पार्टी अपना दल के आशीर्वाद के लिए आए। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन हमारे देश में चुनाव एक तरफा चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। पांच चरण का मतदान पूरा हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़कर के भारी मतदान किया। प्रारंभ में जब मतदान था तब ठंड थी, पांचवा चरण आते आते गर्मी आ गई, लेकिन मतदान के उत्साह में कोई फर्क नहीं हुआ।
लोगों ने उमंग और उत्साह के साथ मतदान किया। भारी मतदान के लिए इन पांचों चरण में उत्साह बढ़ाने वाला काम करने वाले सभी मतदाताओं का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और पांचों चरण में एक से बढ़कर एक भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जो समर्थन दिया है, अब चित्र साफ हो गया है। आज चर्चा ये नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, चर्चा ये है कि भाजपा 2/3 बहुमत से जीतेगा कि 3/4 बहुमत से जीतेगा, इसकी चर्चा है। लंबे अरसे के बाद उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में सपा बसपा कांग्रेस से मुक्ति का एक आनंद अनुभव हो रहा। लोगों को लगने लगा है कि बुआ जी भी गई, भतीजे का भी गया और भतीजे का नया यार भी गया। कुछ बचने वाला नहीं है। और इसका कारण चाहे सपा हो बसपा हो, ये आप लोगों की जो मिली भगत चलती थी कि 5 साल बसपा, 5 साल सपा, फिर 5 साल बसपा, फिर 5 साल सपा। जब चुनाव आता था तो बसपा वाले कहते थे हम सपा वालों का सारा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे, उनका भ्रष्टाचार बाहर निकालेंगे, उनको जेलों में बंद कर देंगे। और जैसे ही कुर्सी पर बैठते थे तो वो सोच रहे थे कि वो तो मलाई खा के गए, कुछ बचा है क्या, उसी में लगे रहते थे। फिर चुनाव आता था, फिर सपा वाले भाषण देते थे कि बसपा वालों ने ऐसा भ्रष्टाचार किया, इतना खाया, इतना लूटा, हम उनको देख लेंगे, आएंगे तो आयोग बिठाएंगे, उनको जेलों में बंद कर देंगे, सारा निकालेंगे और देश को वापस करेंगे। ऐसे भाषण करते थे कि नहीं करते थे? और जैसे ही कुर्सी पर बैठते थे वो सोच रहे थे कौन बाबू था जो बहन जी के काम आता था, कौन इकट्ठा करके देता था। खोज खोज करके जो बहन जी का खजाना भरते थे उन्हीं को ये सपा का खजाना भरने के लिए लगा देते थे। आप मुझे बताइए, 5 साल पहले सपा ने, अखिलेश जी ने बहन जी के खिलाफ जांच बिठाने का वादा किया था कि नहीं किया था? उनके भ्रष्टाचार को निकालने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? उनकी पाई पाई लूटी हुई वापिस लाने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? बहन जी को जेल में डालेंगे ये कहा था कि नहीं कहा था? बहन जी मौज कर रही है कि नहीं कर रही है? कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ क्या? आयोग बैठा क्या? जांच हुई क्या? अरे इतना ही नहीं, बहन जी के समय जो लोग बेईमानी करते थे उनको आपने प्रमोशन दे करके सर आंखों पर बिठा दिया। भाइयों बहनों, ये सपा बसपा की मिली भगत है। बसपा आती है सपा को बचाती है, सपा आती है बसपा को बचाती है, और दोनों का तय है
चुनाव में कुछ भी बोलेंगे लेकिन करेंगे वही जो हमारी तिजोरी भरेंगे। यही काम करते रहे हैं भाइयों। अगर उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है तो ये सपा, बसपा, कांग्रेस ये तिकड़ी से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे ये आपका भला नहीं होगा भाइयों। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का गरीब ये भली भांति समझ गया है कि अब उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है, नौजवानों का भविष्य अगर बनाना है, किसान की जिंदगी में कुछ आशा लानी है तो ये तिकड़ी से मुक्ति जरूरी है भाइयों। ये चुनाव ये तिकड़ी से मुक्ति का चुनाव है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में दागी भी नहीं चलना चाहिए, बागी भी नहीं चलना चाहिए। और मैंने देखा है कुछ लोग बागी मोदी की फोटो लगा देते हैं। मैं तो मोदी के साथ हूं, मुझे वोट दे दीजिए। मोदी के साथ सिर्फ कमल है भाइयों बहनों। आप कमल को जानिए, आप कमल को जानिए। मोदी के साथ अपना दल है, अपना दल को जानिए। अनुप्रिया पटेल को जानिए। भारतीय जनता पार्टी अपना दल मिलकर के उत्तर प्रदेश में कंधे से कंधा मिला करके काम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कोई नौजवान अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके खेत खलिहान छोड़ करके गांव यार दोस्त सबको छोड़ करके शहरों की झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारना उसे अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या? हर नौजवान बेटा अपने बूढ़े मां बाप के पास रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है? अपने जनपद में ही कोई रोजगार मिले चाहता है कि नहीं चाहता है? भाइयों बहनों, हमारी कोशिश है कि हमारे नौजवानों को जनपद में ही कोई न कोई काम रोजगार मिल जाए, ताकि उसे बूढ़े मां बाप को छोड़ करके शहरों में गंदी बस्तियों में जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना न पड़े। भाइयों बहनों, जब मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं था, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब भी जब भारत का भविष्य के विषय में चर्चा करता था तो मैं उस समय बोलता था। आज मैं फिर से देवरिया की धरती पर दोहराना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारे हिंदुस्तान का नक्शा जरा कल्पना कर लीजिए। ये हमारे हिंदुस्तान का नक्शा जरा सोचिए दिमाग में। आपने देखा होगा हिंदुस्तान, उसका विकास सार्वदेशिक होना चाहिए, सर्वांगीण होना चाहिए। एक इलाका का विकसित हो, दूसरे का न हो, ऐसा भाइयों बहनों कभी नहीं चल सकता। शरीर, आपका शरीर ऊंचाई ठीक हो, वजन ठीक हो, ब्लड प्रेशर ठीक हो, पल्स बराबर हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन अगर एक हाथ या एक लकवा अथवा एक आंख
उसको लकवा मार गया हो तो उस शरीर को स्वस्थ माना जाएगा क्या? कितना ही वजन परफेक्ट हो, कितनी ऊंचाई परफेक्ट हो, फिर भी वो शरीर स्वस्थ नहीं माना जाएगा ना। वैसे ही हमारी भारत माता भी, उसका पश्चिमी छोर जरा नक्शा दिमाग में ले लीजिए। उसका पश्चिमी छोर विकास करता हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, केरला हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, ये हिंदुस्तान की पश्चिम पट्टी, इसका तो विकास होता रहे। लेकिन हमारे भारत की पूरब पट्टी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, देवारिया, काशी, हमारा बिहार, हमारा बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, अगर इन राज्यों का विकास नहीं होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा, तो क्या हिंदुस्तान का स्वस्थ विकास माना जाएगा? संतुलित विकास माना जाएगा? बराबर बराबर विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया है, पूर्वी भारत का भी वैसा ही विकास होना चाहिए जैसा आज पश्चिम भारत में दिखाई देता है। पूर्वी भारत के पास पानी है, नदियां है, उपजाऊ भूमि है, मेहनतकश लोग है, प्राकृतिक संपदा है, बुद्धिमान तेजस्वी नौजवान है। तो भाइयों बहनों, मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपने मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश से सांसद बनाया है, आपने मुझे संसद में भेजा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मेरे मन में एक इच्छा है कि मेरे इस प्रतिनिधि कालखंड में इस प्रदेश ने मुझे इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मैं यहां के लिए कुछ करना चाहता हूं, यहां का विकास करना चाहता हूं, यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, इस बार उत्तर प्रदेश में ऐसी मजबूत सरकार बनाइए, ऐसी मजबूत सरकार बनाइए ताकि विकास के आड़े आने की कोई हिम्मत न करे, ऐसा मुझे विकास करना है। भाइयों बहनों, अगर बिजली नहीं है तो औद्योगिक विकास होगा क्या? पूरी ताकत से बताइए। अगर बिजली नहीं है तो औद्योगिक विकास होगा क्या? उद्योग नहीं लगेंगे, कारखाने नहीं लगेंगे तो नौजवान को रोजगार मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? भारत सरकार के पास बिजली है, हम सस्ते में अखिलेश सरकार को बिजली देने के लिए तैयार है। हर बार कहते हैं बिजली लीजिए, लोगों के घरों में, कारखानों में, किसानों को बिजली पहुंचाइए। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं पहुंची। अखिलेश सरकार को आपकी चिंता नहीं, उनको तो सफाई की चिंता है, सफाई की चिंता है। ये भी कमाल देखिए, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार, उसका इरादा एक ही, उसको लगता है सफाई का विकास हो गया तो सबका हो गया, कुनबे का भला हो गया तो सबका हो गया। इस बार ऐसी जोड़ी मिलाई है, एक को सफाई में रस है,
दूसरों हाथ को हाथ की सफाई में रस है। ये सफाई वालों से और हाथ की सफाई वालों से उत्तर प्रदेश को बचाना है कि नहीं बचाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी, गुजरात के कंडला से 2500 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन लगा रहे हैं। पाइपलाइन, उस पाइपलाइन से गैस आएगा। गोरखपुर तक पाइपलाइन लग रही है। हजारों करोड़ रुपया खर्च होगा। और जब गैस आएगा तो गैस के आधार पर ऊर्जा के द्वारा चलने वाले उद्योगों का यहां तांता लग जाएगा। भाइयों, तांता लग जाएगा। ये काम हो रहा है ताकि यहां के नौजवान को रोजगार मिले। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे कलराज जी, हमारे शाही जी, ये उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे को जानने वाले नेता हैं। अपनी जिंदगी के सारे महत्वपूर्ण वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने खपा दिए। ऐसे हमारे नेता हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है, एक महत्वपूर्ण संकल्प किया है। हमारे उत्तर प्रदेश के नेताओं ने कहा है कि सरकार बनने के बाद छोटे किसानों का फसल का जो कर्ज है वो कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश इकाई को बधाई देता हूं इतने बड़े संकल्प के लिए। उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, देवरिया के मेरे भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते आपको कहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते कहता हूं, काशी के प्रतिनिधि के रूप में आपको कहता हूं, 11 तारीख को उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे आएंगे। 13 तारीख को पूरा हिंदुस्तान विजयी होली मनाएगा, रंगों से रंग जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा। भाजपा की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी और नई सरकार की मंत्री परिषद की पहली मीटिंग में किसानों के कर्ज नाबूदी का फैसला हो जाएगा। ये काम मैं होगा, ये देखूंगा, मैं खुद देखूंगा, ये काम होगा। भाइयों बहनों, हम जो निर्धार करते हैं उसको पूरा करने वाले लोग। इतना ही नहीं, गन्ना किसानों का जो बकाया है, 2014 के लोकसभा के चुनाव के पहले मैंने जनसभा में सार्वजनिक रूप से कहा था, 22,000 करोड़ रुपया बकाया था। 22,000 करोड़, किसान कहां जाएगा अगर 22,000 करोड़ रुपया चीनी मालिकों के पास पड़ा होगा तो गरीब किसान क्या करेगा। हमने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद इन 22,000 करोड़ का बकाया चुकता कर दिया जाएगा। और भाइयों बहनों, जो काम उत्तर प्रदेश को करना चाहिए था, यह सरकार की जिम्मेवारी थी, लेकिन हमने हाथ बटाया। 35 लाख किसानों के खाते में सीधा पैसा जमा करा दिया और 22,000 करोड़ का अधिकतम भुगतान करवा दिया। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है कि हमारे गन्ना किसान, उसका जो बकाया है
120 दिवस में पुराना बकाया चुकता कर दिया जाएगा भाइयों बहनों। 120 दिन में बकाया चुकता कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया हुआ है। संकल्प पत्र में लिखा है कि सरकार बनने के बाद हम ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे कि 14 दिन के भीतर भीतर किसान को उसके गन्ने का दाम मिल जाना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे गन्ना किसानों की जिंदगी चीनी मिलों के मालिकों पर ही आश्रित हो गई थी। गन्ना सेठ तय करते थे, गन्ना किसान क्या करेगा। भाइयों बहनों, अब गन्ना सेठ तय नहीं करेगा गन्ना किसानों का क्या होगा, गन्ना किसान तय करेगा गन्ना सेठों का क्या होगा। भाइयों बहनों, हमने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि गन्ना किसान को अब कभी भी चीनी मिल के मालिकों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने गन्ना में से इथेनॉल बनाने का काम उठाया हुआ है। हजारों करोड़ लीटर गन्ने में से इथेनॉल बनाते हैं, जो पेट्रोल की जगह पे काम आता है, डीजल की जगह पे काम आता है। विदेशों से पेट्रोल डीजल बनाना मंगवाना कम करेंगे। गन्ना किसानों में जो गन्ना है उसमें से पेट्रोल डीजल की जगह पे इथेनॉल तैयार करेंगे। चीनी की जरूरत होगी तब चीनी बनाएंगे। चीनी का दाम टूट जाएगा तो गन्ने से इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ना किसानों को तकलीफ नहीं होने देंगे। ये काम हमने किया है और ये वादा नहीं कर रहा हूं, शुरू कर दिया है। हजारों लाखों लीटर पिछले साल गन्ने में से इथेनॉल बना करके देश में पेट्रोल के रूप में गाड़ियों में भर दिया गया, गाड़ियां चलाई गई। भाइयों बहनों, ये हमारे सपा सरकार चीख चीख करके कह रही है, पिछले 1 साल से कह रही है कि काम बोल रहा है। काम बोल रहा है कि कारनामे बोल रहे हैं? काम बोल रहा है कि कारनामे बोल रहे हैं? बताइए ना, काम बोल रहा है, कारनामे बोल रहे हैं? अब सपा के नेता कह रहे हैं ये मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी की बात मत मानो। ठीक है भाई, मोदी जी की बात मत मानो, लेकिन अखिलेश जी आपकी बात तो हमने माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? यूपी सरकार जो कहती है वो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? भाइयों बहनों, आज मैंने थोड़ा रिसर्च किया और उत्तर प्रदेश सरकार की अधिकृत वेबसाइट, उत्तर प्रदेश का सरकार का खुद का दस्तावेज up.gov.in, ये यूपी सरकार के अपने ऑफिशियल दस्तावेज वेबसाइट, अगर आप जाकर के देखोगे तो मैं जो कह रहा हूं वो सब उसमें है। उसमें अखिलेश जी की सरकार खुद कहती है, एक तो उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश की हालत अफ्रीका में सहारा के रेगिस्तान जैसी है। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। उन्होंने आगे कहा है, ये मैं उन्हीं का पढ़ रहा हूं, मेरी अपनी बात नहीं बता रहा हूं। अब आप तय करना, ये उनका काम बोलता है कि उनकी वेबसाइट बोलती है? वो बोलते हैं कि उनका दस्तावेज बोलता है?
उन्होंने कहा है, ऑलमोस्ट ऑल सोशल इंडिकेटर्स of the state show that the state stands on 13th or 14th position among the 16 major states. Bihar and in some cases Orissa are the only two states which lag behind UP in terms of social development indicators like medical facilities, teacher-pupil ratio, primary school, birth rate, death rate, infant mortality rate, literacy, per capita income, electrification of villages, per capita power consumption, वगैरह वगैरह। भाइयों बहनों, ये उनकी सरकार कह रही है कि हिंदुस्तान के जो बड़े राज्य हैं उसमें हमारा नंबर 13वां या 14वां है। उनके पीछे दो ही राज्य हैं, बिहार और उड़ीसा। ये हाल उनका खुद का बयान है। भाइयों, कितने पिछड़े हुए हैं, कितनी हालत बुरा है, खुद उनकी वेबसाइट बोलती है। आगे वो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश इज ऑफन सीन एज अ केस स्टडी of development in a region of India that currently lag behind other parts of the country in terms of number of important aspects of well-being and social progress. वो कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश के पिछड़ापन ये तो केस स्टडी का विषय बन गया है। शर्म करो मेहरबान, आपकी वेबसाइट बोले। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं 55 साल ही जी सकती है। हालत ऐसे है। केरल में उत्तर प्रदेश में कोई बेटी पैदा हो, केरल में कोई बेटी पैदा हो तो केरल की बेटी उत्तर प्रदेश की बेटी से 20 साल ज्यादा जिंदा रहती है। 20 साल पहले उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को मरना पड़ रहा है। ये हमारे काम बोलता है कि कारनामे बोलते हैं, इसका ये नमूना है। भाइयों बहनों, मैं उन्हीं के खुद के डॉक्यूमेंट के आधार पे बताता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, सपा हो या बसपा, अगर सपा वाले कहें कि दिन है तो बसपा वाले कहेंगे नहीं, आग बंद करो, रात है। ऐसा है कि नहीं है? सपा वाले कहेंगे पूरब है तो बसपा वाले कहेंगे पश्चिम है। सपा वाले कहेंगे कि ऐसे जाएंगे तो बसपा वाले कहते हैं ऐसे जाएंगे। ऐसा ही करते हैं, हमेशा एक दूसरे से अलग बात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? साफ सपा और बसपा के इतिहास में पहली बार दोनों एक ही भाषा बोलने लगे। जो सपा बोले वही बसपा बोले, जो बसपा बोले वही सपा बोले। कभी नहीं हुआ, एक मुद्दे पर दोनों एक हो गए। कौन सा? कौन सा? 8 नवंबर को रात को 8 बजे टीवी पर मैंने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, और जैसे ही 500 और 1000 की नोट गई, सपा बसपा एक हो गए। दोनों एक ही बात बोलते हैं। मोदी जी एक 10 दिन दे देते, हम तैयारी कर लेते। दोनों कह रहे हैं
मोदी ने गलत किया। भाइयों बहनों, उनको पता है 70 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, वो गरीबों को लौटाना ही पड़ेगा। ये लिख के रखो। अब कोई बचने वाला नहीं है, कहीं पर भी रखा होगा निकलने वाला है। और जैसे ही नोटबंदी आई, कहां कहां छुपा करके रखे थे बंडल के बंडल, बोरियों की बोरियां भर करके निकाल निकाल करके ड्राइवर के नाम बैंक में डाल दो, मजदूर के नाम पर डाल दो, रिश्तेदार के नाम एक बार डाल दो। तब उनको पता नहीं था कि बैंक में जाने का रास्ता है, आने का नहीं है। अब डिब्बे में आ गए सब लोग डिब्बे में आ गए और सरकार बराबर लगी है। रुपया कहां से निकला, किस बैंक में आया, कहां गया, ये पूंछ पकड़ती पकड़ती आगे जा रही है और ये कांप रहे हैं। और इसलिए गरीबों के नाम पर चिल्ला रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी ऐसा चिल्ला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। आप उनके बयान याद कीजिए भाइयों बहनों, आप उनके बयान याद कीजिए। बड़े बड़े लोग, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए, भारत में उच्च पदों पर रहे हुए, अर्थशास्त्र में जिनकी बात डंका बजाती है, ऐसा माना जाता था, हार्वर्ड से निकले हुए बड़े बड़े अर्थशास्त्री पहले कहते थे, पिछले साल देखिए क्या कहते थे, मोदी विकास की बातें करता है, झूठ है, कोई विकास हो नहीं रहा है, सब चौपट हो गया है, सब गड्ढे में हो गया है, ऐसा बोलते थे। 8 नवंबर को जब मैंने नोटबंदी की तो कहने लगे, अरे इतनी बढ़िया अर्थव्यवस्था चलती थी, हिंदुस्तान दुनिया में आगे जा रहा था, अचानक मोदी ने ऐसा करके सब डुबो दिया। मोदी ने पैर काट दिए। अरे मेहरबान, अभी महीने पहले तो कह रहे थे कि सब डूबा हुआ है, नोटबंदी कही तो कहने लगे कि कैसा है मोदी, सरा बहुत अच्छा चल रहा था, ये नोटबंदी करके सब तबाह कर दिया। फिर क्या क्या बोले साहब, क्या क्या बोले, पार्लियामेंट में बोले, गांव गली में जाकर के चीख रहे थे, भारत बर्बाद हो गया, जीडीपी 2% कम हो जाएगा, कोई कह रहा था 4% कम हो जाएगा, कोई कहता था बेरोजगारी आ जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ चौपट हो जाएगा, यही बोल रहे थे। झूठ, डेली एकजुट, डेली एकजुट। भाइयों बहनों, कल जीडीपी के आंकड़े आ गए और जीडीपी के आंकड़ों ने फिर एक बार कह दिया कि सारी दुनिया में बड़े देशों में तेज गति से आगे बढ़ रहा है कोई देश, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। भाइयों बहनों, मैन्युफैक्चर, एग्रीकल्चर, सर्विस, कोई तकलीफ नहीं हुई। भाइयों बहनों, अब क्या कह रहे हैं, जैसे ही आंकड़े आ गए, उनके झूठ की पोल खुल गई, तो कल से शुरू किया, ये आंकड़े गलत है, ये आंकड़े कहां से आए, ये मोदी कहां से ले आए। अरे मेहरबान, आप लोग तो 50-50 साल तक सरकार में बैठे हो, आपके समय आंकड़े जहां से आते थे, इस सरकार में भी आंकड़े वहीं से ही आते हैं। वही एक संस्था है जो इस काम को करती है। आपकी सरकार थी तब भी वही करती थी, हमारी सरकार है तब भी वही करेगी, 50 साल के बाद भी कोई सरकार होगी तो भी वही संस्था काम करने वाली है। और इसलिए अब जब आपके झूठ का पर्दा खुल गया तो आप अब आंकड़ों पर शक करने लगे।
इतना झूठ फैलाते रहोगे? दुनिया में दुनिया कह रही है हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तब आप कह रहे हो पीछे जा रहे हो। ये कौन सी देश सेवा कर रहे हो भाई? क्या राजनीति ऐसे करोगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, देश ने बड़े बड़े विद्वान अर्थशास्त्री देख लिए हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ करके आए हुए लोगों को देश ने देख लिया है, हार्वर्ड से पढ़े लिखे आए हैं, और जब भी कुछ होता है तो हार्वर्ड की डिग्री दिखाते हैं। एक तरफ हार्वर्ड वाले हैं तो दूसरी तरफ हार्ड वर्क वाला है। और देश ने देख लिया हार्वर्ड वालों का अर्थशास्त्र किताबों में रह गया, हार्ड वर्क करने वाले का अर्थकारण खेतों में, गांवों में, मजदूर के हाथों में वो पनपने लग गया भाइयों, वो पनपने लग गया। ऐसे देश चलता है भाइयों। मैं देश के किसानों का, मैं देश के मजदूरों का, मैं देश के ईमानदार भाइयों बहनों का, मैं देश के नौजवानों का आज शत शत वंदन करता हूं कि उनके परिश्रम से नोटबंदी के खिलाफ झूठा अपप्रचार होने के बावजूद भी देश को विकास की यात्रा में रुकने नहीं दिया, आगे बढ़ाया। शत शत नमन मेरे देशवासियों, शत शत नमन है आपको। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, किसी मोहल्ले में रोज मारामारी होती हो, चाकू निकलते हो, कट्टे चलते हो, तो कोई उस मोहल्ले में रहने के लिए किराए पर भी घर लेगा क्या? जोर से बताओ, लेगा क्या? वो चाहेगा ना भाई जहां शांति हो ऐसी जगह पे रहूं, ऐसा चाहेगा कि नहीं चाहेगा? कोई उद्योग लगाना चाहता है, रोज रैप की खबर आती हो, बलात्कार की खबर आती हो, अपहरण की खबर आती हो, जमीन हड़प करने वाली खबरें आती हो, हत्या, लूट, ऐसी खबरें आती हो, तो कोई कारखाना लगाने के लिए आएगा क्या? आएगा क्या? कोई उद्योग लगाने आएगा क्या? कोई पूंजी लगाएगा क्या? वो पहले यही सोचेगा कि भाई शांति हो, कुछ अच्छा कानून व्यवस्था हो, तब तो मैं जाऊंगा, वरना मैं मरने क्यों जाऊं, पैसे डुबोने के लिए क्यों जाऊं? कोई आएगा क्या? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अगर पूंजी निवेश करना है, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने हैं, उत्तर प्रदेश में कारखाने लाने हैं, नौजवान को रोजगार देना है, तो यहां पर शांति का माहौल चाहिए कि नहीं चाहिए? हुल्लड़बाजी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दंगे खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बलात्कार बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हत्याएं बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जुल्म बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाइयों बहनों, शांति, एकता और सद्भावना के बिना विकास की संभावनाएं नहीं होती। आज ये हाल करके रखा है सपा वालों ने कि पुलिस थाना नहीं रहा है, पुलिस थाना सपा वालों का दफ्तर बन गया है, दफ्तर बन गया। किसी गरीब की सुनवाई नहीं होती। बेटे को मार दिया हो और मां रोती हुई पुलिस थाने में जाएगी तो हवालदार कहता है कि मां तेरी तकलीफ तो मैं समझता हूं, मैं तेरी मदद भी करना चाहता हूं, कि सपा वालों से कहलवा दो तभी मैं शिकायत दर्ज कर पाऊंगा। सपा वाले नहीं कहेंगे तो मैं चाहते हुए भी तुम्हारा भला नहीं कर पाऊंगा। पुलिस वालों के हाथ बांध करके रखे हुए, हवालदार को 2 कौड़ी का बना करके रख दिया है। भाइयों बहनों, हम पुलिस थाने को पुलिस थाना बनाना चाहते हैं। हम पुलिस वालों को सच्चे अर्थ में पुलिस वाला बना करके ये उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा हिफाजत करवाना चाहते हैं। इसलिए आप हमें सेवा करने का मौका दीजिए भाइयों बहनों।
भाइयों बहनों, अगर सरकार चाहे समय सीमा में कैसे काम कर सकती है। आप देखिए, जब मैं प्रधानमंत्री बना तो सभी विभागों का हिसाब लेता था, बताओ भाई क्या हाल है, क्या स्थिति है, ये जो लोग गए वो कैसा छोड़ के गए हैं, जरा पूछता था। जब बिजली वालों को पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब 18,000 गांव ऐसे हैं जिसमें बिजली नहीं है। मैंने कहा भाई कितने साल लगेंगे बिजली हमको लगानी है? तो बोले साहब कम से कम 7 साल तो लगेंगे, तब इन 18,000 गांव में बिजली जाएगी। मैंने कहा भाई मैं 7 साल इंतजार नहीं कर सकता, देश इंतजार नहीं कर सकता। जिन गांवों में अंधेरा है 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर किया है, ये पाप मैं चलने नहीं दूंगा। आखिर एक दिन मैंने लाल किले पर से 15 अगस्त को बोल दिया, हम 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा देंगे। अभी तो 1000 दिन पूरे होने में बहुत देर है, लेकिन अब तक करीब करीब 13,000 गांवों में बिजली पहुंच गई भाइयों। उसमें 1500 गांव तो उत्तर प्रदेश के थे। काम बोलते हैं कि कारनामे बोलते हैं। देखो 1500 गांव, उसमें बिजली नहीं, अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे। हमने बीड़ा उठाया, मुश्किल से अब 40-50 गांव बाकी हैं। इतने दिनों में 1500 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया भाइयों। काम कैसे होता है इसका ये नमूना है। भाइयों बहनों, हमारी माताएं बहनें लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, और जब लकड़ी का चूल्हा जला करके मां खाना पकाती है तो उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं उसका शरीर में जाता है। एक मां हर दिन बच्चों का पेट भरने के लिए लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है। 400 सिगारेट का धुआं उस मां के शरीर में जाता है। और जो बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बालक, उनके शरीर में भी ये धुआं जाता है। आप मुझे बताइए, जिस मां के शरीर में रोज 400 सिगरेट का धुआं जाएगा तो उस मां की तबीयत का क्या हाल होगा? वो बीमार होगी कि नहीं होगी? हमने तय किया कि मुझे इन गरीब माताओं को लकड़ी के चूल्हे के धुएं से मुक्त करना है। क्योंकि भाइयों बहनों, इसके लिए मुझे कोई मेमोरेंडम की जरूरत नहीं होती, कोई एमपी आकर के डेलीगेशन लेकर के आए जरूरत नहीं होती है। ये चीजें मैं जिंदगी में जी करके आया हूं, अपनी मां को लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाते देखते हुए आया हूं। गरीब मां कैसी मुसीबत में गुजारा करती है वो अपनी जिंदगी में जी करके आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं गरीब माताओं बहनों की सेवा करना चाहता। हमने बीड़ा उठाया। देश में 5 करोड़ घर ऐसे हैं वहां हमारी मां बहनों को लकड़ी के चूल्हे जला करके खाना पकाता है। हमने बीड़ा उठाया, 5 करोड़ परिवारों को गैस का सिलेंडर देंगे, गैस का कनेक्शन देंगे, और कनेक्शन मुफ्त में देंगे। भाइयों बहनों, आज मुझे गर्व से कहना है, इस योजना को लागू किए अभी तो 1 साल नहीं हुआ है, 3 साल मैंने तय किया है, लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ, अब तक 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा कुटुंबों में, परिवार में
गैस का कनेक्शन दे दिया, गैस का सिलेंडर पहुंच गया। अकेले उत्तर प्रदेश में 55 लाख परिवारों में, गरीब परिवारों में गैस का कनेक्शन पहुंच गया। भाइयों बहनों, इस देश का अरबों खरबों पति भी खाना जिस प्रकार से पकाता है, अब उत्तर प्रदेश में मेरी गरीब मां भी वैसे ही चूल्हे से खाना पकाती है। ये काम हम करते हैं। भाइयों बहनों, अगर हमारा गरीब मध्यम वर्ग का इंसान, नौकरी करने वाला परिवार 50,000 रुपया महीने कमाने वाला हो तो भी अगर उसके घर में बीमारी आ जाए तो उसकी तो सारी जिंदगी तबाह हो जाती है कि नहीं हो जाती है। बेटी की शादी तय हुई हो, पैसे जमा करके रखे हो और अचानक परिवार में किसी सदस्य को कैंसर की बीमारी का पता चल जाए तो बिटिया की शादी रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है। बेटी की शादी के लिए जमा कराया पैसा कैंसर की दवाई में लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है। जमीन गिरवे रखनी पड़ती है कि नहीं रखनी पड़ती है। खेत गिरवी रखना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बीमारी इतनी महंगी हो गई है, मध्यम वर्ग का इंसान भी अगर परिवार में बीमारी आ जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। हम प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवारी ली। मैंने जरा पूछा, मैंने कहा भाई ये हृदय रोग, ये कैंसर, ये डायबिटीज, ये इतनी दवाइयां महंगी क्यों है? ये गरीब आदमी कैसे करेगा? तो मैंने दवाइयां बनाने वालों को बुलाया। मैंने पूछा, मैंने कहा भैया ये आप इतनी महंगी दवाइयां कैसे देते हो? आपको मालूम है कैंसर की बीमारी की एक दवाई ऐसी है, इतनी टिकड़ी, इतनी गोली, 30,000 रुपया कीमत, 30,000। मुझे बताइए, हां कोई इंसान है जो 30,000 खर्च करके गोली खा पाएगा? वो तो यही सोचेगा चलो भाई मरेंगे तो मरेंगे, कम से कम परिवार बच जाएगा, ये 30,000 रुपए की गोली मुझे नहीं खानी है। मैंने इन दवाई बनाने वालों को बुलाया। मैंने कहा क्या है, बेमौत मार रहे हो आप लोगों को? मुझे बताइए ये गोली कितने में बनती है, क्या क्या उसमें डालते हो, कितने में आता है, कितनी प्रक्रिया में लगता है, वैज्ञानिकों का कितना पैसा लगता है, रिसर्च में क्या होता है, दफ्तर का खर्च सब लगाओ। मैंने कहा पैकेजिंग का भी लगाओ। चलो सारा हिसाब पहले तो बताते नहीं थे, लेकिन उनको पता नहीं था ये मोदी है। पीछे पड़ गया, सारी चीजें इकट्ठी की और भाइयों बहनों 800 दवाइयों का दाम सरकार ने तय कर दिया। इससे अब गरीब से ज्यादा पैसा नहीं ले पाओगे। और क्या तय किया? जिस गोली का 30,000 रुपया लेते थे वो 3,000 कर दिया। जिस दवाई का 80 रुपया लेते थे 12 रुपया कर दिया। भाइयों बहनों 800 दवाइयों के दाम कम कर दिए। अब ये दवाई बनाने वाले सारे धन्ना सेठ पुरानी सरकारों में मौज करते थे, गरीबों को लूटते थे, ऐश करते थे। अब इनका सब बंद हो गया। अब उनको मोदी कैसा लगेगा? दुश्मन लगेगा कि नहीं लगेगा? उनको लगता है ये मोदी आकर के सब मेरा बर्बाद कर दिया। मैं इतने दिनों से मलाई खा रहा था, इसने तो सब कुछ ले लिया। भाइयों बहनों, जिसको जितना गुस्सा है करना है कर ले। ये मोदी तो गरीबों के लिए पैदा हुआ है, गरीबी में पैदा हुआ है, वो गरीबों के लिए काम करके रहेगा। ये धन्ना सेठों की कुछ नहीं चलेगी। भाइयों बहनों, आजकल हृदय रोग की बीमारी किसान को भी हो जाती है, मजदूर को भी हो जाती है, शिक्षक को भी हो जाती है, थानेदार को भी हो जाती है, किसी भी आदमी को हो जाती है, किसी भी व्यक्ति को हो जाती है। इतना भयंकर दर्द होता है कि वो दौड़ता है अस्पताल में। डॉक्टर कहता है कि आपका हृदय में गड़बड़ हो गया है,
ये हृदय में खून ले जाने वाली जो नली है, उस नली के अंदर कुछ जगह ही नहीं बची है, सिकुड़ गई है, इसलिए खून जाता नहीं है। अब ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। अगर बचना है तो उस नली को चौड़ा करना पड़ेगा, अंदर एक साधन डालना पड़ेगा, उसको स्टेंट कहते हैं। तब खून का आना जाना होगा, तब जाकर के जिंदगी बचेगी। अब मुझे बताइए, कोई मरना चाहता है क्या? हर कहता है अच्छा डॉक्टर साहब बताइए कितना खर्चा होगा, तो डॉक्टर कहता है ये छल्ला लगवाना पड़ेगा। स्टैंड को यहां अपने उत्तर प्रदेश में छल्ला बोलते हैं, बोले छल्ला लगवाना पड़ेगा। वो गरीब आदमी पूछता है कि साहब छल्ले की क्या कीमत? वो डॉक्टर कहता है कि ये है 45,000 वाला और ये है 1.25 लाख वाला। अब आप बताइए कौन सा लगवाना है? तो बेचारा आदमी पूछता है कि भाई ये 45,000 का फायदा क्या है, 1.25 लाख का फायदा क्या है? तो वो कहता है देखिए 45,000 वाला छल्ला लगाओगे तो 4-6 साल तो बच जाओगे, उसके बाद की गारंटी नहीं है। और ये 1.25 लाख 1.5 लाख वाला लगाओगे तो फिर कभी देखना नहीं पड़ेगा, जीवन भर चलता रहेगा। तो बेचारा आदमी जीने के लिए 1.25 लाख 1.5 लाख वाला लगा देता है। वो अंदर जा करके ले जाता है, काट करके डाल देता है। अब कौन देखेगा 45,000 वाला डाला कि 1.25 लाख वाला डाला? पता तो है नहीं। भाइयों बहनों, ये छल्ला बनाने वालों को मैंने बुलाया और छल्ला बनाने वालों को मैंने पूछा, मैंने कहा बताओ भाई ये छल्ला कैसे बनता है, कितने दिन में बनता है, काम करने वालों को तनख्वाह कितना जाता है, जो चीज उपयोग करते हैं वो कितने में आती है, बाहर से लाना पड़ता है तो वो क्या होता है, सारा हिसाब मांगता रहा। पहले तो देते नहीं थे, बाद में धीरे धीरे इनको समझ आया कि भाई ये सरकार बदल गई है, देना पड़ेगा। बड़ी मुसीबत से उन्होंने हिसाब दिया और अभी 15 दिन पहले मैंने कानूनन घोषणा कर दी कि अब छल्ला जो 45,000 रुपये में तुम गरीबों को लूटते थे वो तुम्हें 7,000 रुपये में ही बेचना पड़ेगा। जो छल्ला तुम 1.25 लाख 1.5 लाख में बेचते थे वो तुम्हें 25,000 27,000 में बेचना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज किसी को हृदय रोग की बीमारी हो जाए और स्टेंट लगवाना हो तो सरकार ने दाम 80% से ज्यादा कम कर दिए हैं, ताकि सामान्य मानवी दवाई के कारण, उपचार के कारण बेमौत मरना नहीं चाहिए। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, गरीबों का, मध्यम वर्ग के लोगों का, जिसका कोई नहीं है उसके साथ खड़े रहने वाली सरकार है, इसलिए हम काम करते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया। आपने मुझे सांसद बनाया उत्तर प्रदेश से, आपने इतना भारी बहुमत दिया कि देश को मजबूत सरकार मिल गई। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में ऐसी मजबूत सरकार बनाइए, भाजपा की ऐसी मजबूत सरकार बनाइए ताकि मुझे सारे सपने पूरे करने का अवसर मिले, आपकी सेवा करने का मौका मिले। आपने मुझे जो दिया है, मैं कर्ज के साथ, कर्ज को ब्याज के साथ विकास करके लौटाना चाहता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज देवरिया की धरती से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए आग्रह करता हूं। और भाइयों बहनों, मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।